अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हम जो करेंगे ये है ट्रांसफार्मर के इन रश प्रोटेक्शन। इन रश प्रोटेक्शन जो होता है ट्रांसफार्मर में, जब ट्रांसफार्मर को ऑन करते हैं तो एक इन रश मैग्नेटाइजिंग इन रश करंट इसके अंदर फ्लो करता है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, डिफरेंशियल इसकी फेल हो जाती है। क्यों फेल होती है हम डिस्कस करेंगे सारा आज के इस लेक्चर में। बहरहाल टॉपिक का नाम है इन रश प्रोटेक्शन। तो इसमें हम आज जो चीज़ें करेंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 आउटकम्स हैं आज के लेक्चर के। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि द स्टूडेंट कैन शो दैट द फ्लक्स, जो फ्लक्स है वो लैग करता है अप्लाइड वोल्टेज को बाय 90 डिग्रीज। तो ये हम शो करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक आपके पास एक डायग्राम है, पूरी मैं कर देता हूँ, ऊपर आ जाए थोड़ी सी। अब ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ये एसी सप्लाई है, ये ठीक है, और ये यहाँ पे स्विच है, और इसके बाद ये फिर ये इसकी प्राइमरी है ट्रांसफार्मर की, और ये सेकेंडरी है इसकी, ठीक है ना, और ये इसकी प्राइमरी है ये। तो जब इसको आप ऑन करते हैं, अच्छा यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये वाला, नहीं ये इसको भी हम डिराइव करेंगे, अभी इसको छोड़ दें। तो ये हमें देखना है यहाँ पर कि इधर सबसे पहले ये कि इसमें फ्लक्स और वोल्टेज के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है। तो ये वाली भी फिगर है, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आते हैं, ये थोड़ी सी बुक आपके पास हो तो उसमें आप थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, ये थोड़ी सी मैंने करेक्शन की हुई है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे कि लेट द फ्लक्स, जो ट्रांसफार्मर में फ्लक्स है वो इज़ गिवन एज फाई इज इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये आपके पास एक्सप्रेशन है फ्लक्स का। तो हमें मालूम है कि इंड्यूस वोल्टेज जो होता है, इंड्यूस वोल्टेज इट इज़ इक्वल टू माइनस, यहाँ पे माइनस रह गया था तो माइनस ये बुक में, तो मैंने यहाँ पे माइनस ये राइट से डाल दिया, आप भी अपने बुक में ठीक कर लीजिएगा, या बहरहाल आपके पास लेक्चर तो रिकॉर्ड होगा तो उसमें भी काफ़ी आपके पास ये। तो इंड्यूस वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी, ठीक है ना। माइनस साइन क्यों आता है पता होगा, माइनस साइन इसलिए आता है कि ये अपोज करता है अपने सोर्स को, और सोर्स क्या है इसका, उसका अप्लाइड वोल्टेज है। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया ये, और ये कहलाता क्या है, ये फैराडेज लॉस कहलाता है ये, दिस होल थिंग इज कॉल्ड फैराडेज लॉ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसका लेंगे डेरिवेटिव किस चीज़ का, इस फ्लक्स का, और ये फ्लक्स दिया हुआ है आपको इधर, तो आप यहाँ वैल्यू डाल दें इस फ्लक्स की। तो इस फ्लक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, चूँकि साइन का फंक्शन है तो इसका हो जाएगा डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब जो ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेंगे तो एक ओमेगा आ जाएगा यहाँ पे ये, तो ये बाहर एक ओमेगा आ गया कॉस के बाहर, और ये फाई एम आ गया, ठीक है ना। साइन के साथ था फाई एम, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसे का ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है। और ये माइनस एन जो है ये फॉर्मूले का है, ये ऐसे ही आ गया यहाँ पे। तो ये आपके पास ओवरऑल रिजल्ट आ गया ये, ठीक है। अब इस कॉस के फंक्शन को आप दोबारा से साइन के फंक्शन में कर दें, तो हम मालूम है कि साइन जो है वो हम अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो इस कॉस के फंक्शन को हमने लिख दिया साइन के फंक्शन में, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया ये, ठीक है। क्यों किया हमने उसको इस तरह से साइन के फंक्शन में दोबारा से, ताकि हमारे पास दोनों फंक्शन साइन में आ जाए, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि दोनों चूँकि साइन में है तो अब हमारे पास यानी मालूम हो जाएगा कि कौन सा है, कौन लैग कर रहा है, कौन और लीड कर रहा है ये। अच्छा, हमने बात शुरू की थी कि हम किसकी दिखाएंगे रिलेशनशिप बिटवीन फ्लक्स एंड अप्लाइड वोल्टेज। तो अभी जब ने रिलेशनशिप डेवलप की है वो है इंड्यूस वोल्टेज के लिए, ठीक है ना। तो अप्लाइड वोल्टेज क्या हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज वी नो दैट अप्लाइड वोल्टेज इज एग्जैक्टली द सेम टू द इंड्यूस वोल्टेज, लेकिन ये अपोजिट होगा, साइन इसका अपोजिट होगा, ठीक है। यानी क्यों, ये इसको आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए ये अप्लाइड वोल्टेज है ना, ये
ये यहाँ पे दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज। ये अप्लाइड वोल्टेज है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये वोल्टेज जो इंड्यूस हुआ है, ये इंड्यूस वोल्टेज है ये, ठीक है, ये इंड्यूस वोल्टेज है ये। तो हम यहाँ पे अगर इस वाले लूप में अगर हम KVL लगाएंगे तो हम कह सकते हैं ना कि अगर अप्लाइड वोल्टेज को हम लिखते हैं V अप्लाइड कर दें तो प्लस V इंड्यूस इज इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं कि V अप्लाइड इज इक्वल टू माइनस V इंड्यूस, है ना। इसलिए आपने देखा, अच्छा हमने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस और कोई लीकेज को हमने शो नहीं किया है, आइडियल केस है ये। तो आइडियल केस में हमारे पास अप्लाइड जो है वो वोल्टेज ये बराबर होता है इंड्यूस के, और साइन चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है ये, ठीक है ना। तो हमने इसको यहाँ पे लिखा है, इसको ये फिगर आप देखें यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हमने इसको बनाया है इंड्यूस वोल्टेज को, इधर दिस इज़ द इंड्यूस वोल्टेज और ये फ्लक्स है ये, ठीक है ना, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे। अच्छा, और अब इसको हम जब अप्लाइड वोल्टेज बनाएंगे तो अप्लाइड वोल्टेज इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये चूँकि ये है नीचे जा रहा है ये, तो इसका बिल्कुल मिरर इमेज आ जाएगा ये, और ये जो है ये इसका बिल्कुल मिरर इमेज आ गया ये, और ये आपके पास अप्लाइड वोल्टेज आ गया। तो दिस इज़ द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है ना, ये जो बना हुआ ये वाला ये अप्लाइड वोल्टेज है ये, ठीक है। तो हमारे पास आप देखें कि अप्लाइड वोल्टेज जो है वो ये आगे है, अगर डायरेक्शन रोटेशन की यूँ है तो अप्लाइड वोल्टेज आगे जा रहा है, फ्लक्स जो है वो पीछे जा रहा है, ये फ्लक्स पीछे पीछे आ रहा है। अप्लाइड वोल्टेज जो है वो ये पहले जा रहा है ये, और ये फ्लक्स जो है ये इसके पीछे पीछे आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया इस तरह से। तो ये आपने प्रूफ कर दिया कि जो फ्लक्स है इट लैग्स दी अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपको ये। अच्छा, साइड में यहाँ पे एक और डेरिवेशन भी की हुई है ये, इसको हम आगे यूज़ करेंगे, इसको अभी आप छोड़ दें, ये आपका आगे यूज़ होगी। यहाँ पे मैं क्लिक देता हूँ, ये दिस विल बी यूज्ड ऑन पेज, आगे हम पेज 98 पे एक्चुअली यूज़ होगी, ठीक है। तो ये आपने शो कर दिया कि फ्लक्स जो है वो लैग करता है अप्लाइड वोल्टेज को बाय 90 डिग्रीज इन अ ट्रांसफार्मर, ठीक है। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा क्या है, द स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन द मैग्नेटाइजिंग इनरश फिनोमिनन इन अ ट्रांसफार्मर ग्राफिकली। जो मैग्नेटाइजिंग इनरश का जो फिनोमिना है जो कि हम पढ़ेंगे, इसको आप ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट कर सकेंगे, एक्सप्लेन कर सकेंगे, ठीक है। ये दूसरा हमारा आउटकम है। तो इसमें आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ भी आपको ये दिखाया हुआ है इसी फिगर में, पहला वाला ये आउटकम का है कि यहाँ पे देखें ये वोल्टेज है, दिस इज द वोल्टेज, ठीक है ना, और ये क्या है, दिस इज द फ्लक्स। तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज की पीक जो है ये पहले आ रही है, देखें वोल्टेज की पीक यहाँ पे आ रही है 0 टाइम पे, और फ्लक्स की पीक जो है वो यहाँ आ रही है, इस टाइम पे आ रही है ना। तो फ्लक्स जो है पीछे है, वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है, और फ्लक्स जो है वो लैग कर रहा है अप्लाइड वोल्टेज को, ठीक है ना। इसमें और क्लियर हो गई ये वाली चीज़, जो ये वाली फिगर है, ये फिगर जो है ये यही फिगर यहाँ भी बनाई गई है, टाइम डोमेन वाली फिगर, ये टाइम डोमेन वाली फिगर जो है वो ज़्यादा इस चीज़ को क्लियर कर रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया, और आपको यहाँ से भी क्लियर हो रहा है। ये इक्वेशन देखें कि फ्लक्स की जो इक्वेशन है ये साइन ओमेगा टी है, ठीक है ना। फ्लक्स की इक्वेशन अगर आपने ली, ये अगर आपने ली साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, ये आप देखें साइन की इक्वेशन बन रही नहीं वाली है, दिस इक्वेशन इज साइन की इक्वेशन है ये, ठीक है। और
आपके पास वोल्टेज की इक्वेशन जो आई है वो साइन ओमेगा टी प्लस 90 है ये, ठीक है ना। तो वोल्टेज की इक्वेशन जो है नहीं है कि आप देख सकते हैं कि वोल्टेज की इक्वेशन जो भी वैल्यू आ रही है साइन की, इसमें आप प्लस 90 कर दें, यानी 0 टाइम पे वो 90 वाली वैल्यू अज्यूम कर लेगा, इसलिए वोल्टेज जो है वो ये लीड कर रहा है ये, ठीक है ना, 90 डिग्री से लीड कर रहा है ये, ठीक है। ये क्लियर, ये फिगर ज़्यादा अच्छे समझा रही है आपको, ठीक है ना। इस माइनस को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ये माइनस किस लिए लगाया है, ये इंड्यूस के लिए लगाया है, और अभी हमने कहा है कि ये इंड्यूस के लिए माइनस है और अप्लाइड में जो है ये माइनस हट जाएगा ये, तो ये अप्लाइड के वोल्टेज है वाला, ठीक है। क्लियर है आपको ये? अच्छा, अब हम जा रहे थे दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरे पॉइंट जो था वो, जो आउटकम था हमारा, वो क्या था कि आपको ये प्रूफ करना था कि जो इंडस फिनोमेनन है इसको ग्राफिकली आप उसको साबित कर सकें। हम वहाँ जा रहे थे तो फिर ये फिगर बीच में आ गई, उसको भी मैंने समझा दिया आपको। तो ये देखें यहाँ पे कि ये फिगर है ये वाली, ये देखें यहाँ पे फिगर 4.13 के बारे में एक बात लिखी हुई है कि व्हेन द वोल्टेज इज पासिंग थ्रू ज़ीरो एंड बिकमिंग पॉजिटिव, तो फ्लक्स जो है वो नेगेटिव मैक्सिमा पे होगा। देख लीजिए आप, वोल्टेज जब ज़ीरो हो और बिकमिंग पॉजिटिव, वोल्टेज का ये है, वोल्टेज ज़ीरो कब होगा, वोल्टेज ज़ीरो यहाँ पे होगा, थोड़ा पहले से, ये वोल्टेज ज़ीरो यहाँ पे है। तो वोल्टेज जब ज़ीरो होगा और पॉजिटिव हो रहा होगा, यानी देखें अभी इस जगह पे ज़ीरो है और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है ऐसे, तो आपके पास फ्लक्स कहाँ होगा, फ्लक्स जो है आप देख सकते हैं ये नेगेटिव मैक्सिमा पे आई है, इसका नेगेटिव मैक्सिमम है ना ये वाला, इसका यहाँ भी दे सकते हैं। ये वोल्टेज का आप देखें, वोल्टेज वेवफॉर्म यहाँ भी जा रही है ना, ये वोल्टेज वेवफॉर्म है ये वाली, देखें इस जगह पे ये वोल्टेज वेवफॉर्म यहाँ पे ये ज़ीरो है और बिकमिंग पॉजिटिव, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फ्लक्स जो है ये फ्लक्स जो है वो नेगेटिव मैक्सिमा पे है ये, ठीक है। ये वाला वोल्टेज को आप नहीं लेंगे इस वाले को, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो तो है लेकिन ये इट इज़ गोइंग नेगेटिव, तो ये जो ज़ीरो क्रॉसिंग आएगी, दो दफ़ा आएंगी ना, एक 360 डिग्रीज़ में दो दफ़ा आती है ना, तो ये आप ये वाली लेंगे कि जो ज़ीरो हो लेकिन फिर पॉजिटिव हो रहा है उसके बाद ये, ठीक है। तो उस वक्त जो है वो फ्लक्स जो है कहाँ होगा, आप देख सकते हैं नेगेटिव मैक्सिमा पे होगा एंड बिकमिंग एंड गोइंग अप। तो यही लिखा हुआ है कि जब वोल्टेज जो है वो ज़ीरो हो और बिकमिंग पॉजिटिव, तो फ्लक्स जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम पे होता है एंड इट इज़ स्टार्टिंग टू इंक्रीज एज शोन इन फिगर 4.13, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, तो पहले ही पॉइंट से असल में जो है ना दूसरा पॉइंट भी निकल रहा है, इसलिए जो मैं इसी से कंटिन्यू हो रहा है। तो इन अ टाइम इक्वल टू हाफ साइकिल, हाफ साइकिल में क्या होता है, इन अ टाइम इक्वल टू हाफ साइकिल आप देखें क्या होगा, फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम -5 टू +5, फ्लक्स जो है वो -5 से +5 हो जाएगा। देखें आप इसको यहाँ देख लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छी फिगर है, वही फिगर है वाली। तो ये वोल्टेज है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखें कि टाइम है ये ना, ये आप देखें यहाँ से ये वोल्टेज वेवफॉर्म है ये वाली, ठीक है ना। इसका टाइम पीरियड जो है वो क्या है, ये टी है, ये है ना, ये टी है ये। तो इसका आधा कितना है, ये T/2 है ये। तो T/2 आप में देखेंगे कि क्या हो रहा है, ये इस T/2 में, इस टाइम में आप देखें कि ये स्टार्ट, यानी ये इस टाइम इंटरवल की बात हो रही है, इस टाइम इंटरवल की बात हो रही है। इस टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है कि फ्लक्स आप देखें, इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, ये इस स्टेडी स्टेट फ्लक्स का देखें इस फिगर में 3 ग्राफ बने हुए हैं। एक स्टेडी स्टेट फ्लक्स है, ठीक है ना, स्टेडी स्टेट फ्लक्स, एक वोल्टेज
राइट वोल्टेज और एक ट्रांजिएंट फ्लक्स। तो मैं अभी आपकी बात कर रहा हूँ स्टडी स्टेट फ्लक्स को। तो स्टडी स्टेट फ्लक्स को आप देखें कि इस जो टाइम है t/2 में आप देखें कि क्या हो रहा है, ये इसकी वैल्यू -5 थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू -5m थी, और इस जगह पे इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। सॉरी, मैंने स्टडी स्टेट फ्लक्स है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, ये सॉरी ये वाला है ना, इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ, इस वाले ग्राफ की। 3 ग्राफ बने तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई। इस ग्राफ में जो ये टाइम है, इस टाइम पे ये t/2 में आप देखें इसकी वैल्यू इस जगह पे क्या हो चुकी है, ये 5m हो चुकी है ये, और इसकी स्टार्ट में 0 टाइम में इसकी क्या वैल्यू थी, -5m थी। तो हाफ साइकिल में इसकी वैल्यू -5m से कितनी हो गई, +5m। यानी क्या चेंज हुआ, इसका अब चेंज निकालना हो तो आप निकालेंगे 5m माइनस, और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी, -5m। तो ये हो जाएगा 5m + 5m, यानी कि ये हो गया 2/5m। दूसरे अल्फाज में हाफ साइकिल में फ्लक्स की वैल्यू 2/5m चेंज हुई है, 2/5m, ठीक है ना। ये के इन अ टाइम इक्वल टू हाफ साइकिल द फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम -5m to +5m एज शोन इन फिगर 4.14, ठीक है ना, 4.14 से ही दिखाया मैंने आपको। तो देयरफॉर द चेंज इन फ्लक्स इज 2/5m। देखा आपने, 2/5m हुआ है इन t/2 सेकेंड्स। तो ये स्टडी स्टेट का जो है ये है। ये स्टडी स्टेट में क्या है, t/2 में साइकिल में t/2 टाइम पीरियड में फ्लक्स का चेंज जो है वो 2/5m हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है आधे साइकिल में, ठीक है ना। तो अभी हम दूसरा वाला पॉइंट कर रहे हैं ये। अच्छा, अब देखें इससे क्या होगा, इसका असर क्या होगा। ये होगा ये कि आपके पास जो ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर अपने एक पॉइंट पर ऑपरेट करता है। ये इस ट्रांसफार्मर का ये ग्राफ है, ठीक है ना, मैग्नेटाइजिंग जो आपके पास ग्राफ होता है, ये ग्राफ है, इस तरह से ग्राफ है ना, ये आपने देखा होगा BH कर्व जो होता है, इसी तरह से ये चीज़ है ये। तो ये इसकी नी कहलाती है, बट दिस इज कॉल्ड, ये किसी का घुटना नहीं होता है, ये घुटना है, दिस इज लाइक अ नी है ये। जैसे किसी आदमी का ये अगर आप टांग बनाएंगे तो ये टांग में जो ये घुटना बनेगा ना, ये नी, तो आप देख सकते हैं ये किसी का नी लग रहा है ये। तो नी पॉइंट पे होता है ये। तो नी पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि आप देखें कि नी पॉइंट से पहले जो है वो बहुत तेज़ी से ये जैसे आप बढ़ा रहे हैं ये एम्पेयर टर्न्स को, ठीक है, यानी कि आप बढ़ा रहे हैं ये इसको उसके एम्पेयर टर्न्स को, तो आप देखेंगे कि बी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ये, वाई एक्सिस पे बी है ये, ठीक है ना। तो और जब नी पॉइंट से आगे आप जाएंगे तो जैसे आप बढ़ाएंगे एम्पेयर टर्न्स को, तो ये फिर इतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे देखें, ये चीज़ ये शो कर रही है कि ये बहुत दूर तक ये आप गए, बहुत दूर तक ये आपने इसको ग्राफ को छोटा किया। तो यानी कि ये मतलब ये है कि ये यहाँ से जैसे आपने बढ़ाया ये इस जगह से नी के आगे जो है ये देखिए, नी के आगे जो आप जाएंगे तो आपके पास जो है ये ग्राफ जो है अब इतनी तेज़ी से चेंज नहीं हो रहा है ये, जैसे कि नी से पहले था ये। यहाँ पे आप देखें कि ये थोड़ा सा आपने यहाँ बढ़ाया इसको, और ये काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है ये। इस जगह पे आप देखें, ये इसको इतना बढ़ाया तो आप देखें इसके करस्पॉन्डिंग, ये अगर आपने इतना बढ़ाया तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आपके पास भी इतना आ गया, ठीक है ना। ये आपने इतना बढ़ाया तो ये इसकी करस्पॉन्डिंग भी इतना बढ़ गया, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। ये आपने इतना बढ़ाया तो इसके करस्पॉन्डिंग भी इतना बढ़ गया, इस तरह से। लेकिन जब नी पॉइंट पे जाएंगे आप देखें तो अगर आप यहाँ पर हैं और आपने अब इसको बढ़ाया, आपने समझे, लेट से इसको इतना बढ़ाया, आपने इतना बढ़ाया, लेकिन आप देखें कि ये कितना बढ़ा, ये बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ा, ये देख रहे हैं ये।
आपने इसको और बढ़ाया, इसको इतना सारा आपने ये देखें करंट बढ़ाया है, ये एम्पीयर टर्न्स बढ़ाया, लेकिन ये कितना बढ़ा है? तो बिल्कुल मामूली सा बढ़ा है ये, बिल्कुल मामूली सा। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि ये नी पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसफार्मर जो है आप उसको ऑपरेट करते हैं एट दी सेचुरेशन पॉइंट। ट्रांसफार्मर के जो उसके अंदर जो वो होते हैं मैग्नेट्स के अंदर जो वो उसके आपके पास डाइपोल होते हैं वो ऑलमोस्ट सेचुरेट हो चुके होते हैं, सेचुरेशन के नज़दीक इसको आप करते हैं नी पॉइंट पे। ठीक है, तो अब उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि अब आपको चाहिए फ्लक्स 2φm। देखें ये यहाँ पे आपके पास बना हुआ है स्टेडी स्टेट ये वाला। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट आप का बना हुआ ये, ठीक है ना, ये एम्पेयर टर्न्स। अगर आप टर्न्स को कांस्टेंट रखें तो खाली ये समझने की ये एम्पेयर रहेंगे। तो इसको आप बढ़ा रहे हैं, ये इस तरह से आप इसको बढ़ा रहे हैं, ये यूँ आप इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो आपके पास ये बी भी चेंज हो रहा है ये, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग बी भी चेंज हो रहा है। लेकिन अब आपको जो है क्या होगी, अब आपको चाहिए बी जो है, अच्छा मैं ये सब मिटा दूँ सारा, तो ये अब देखें क्या होगा यहाँ पे, कि गड़बड़ क्या होती है। अब ये देखिए अब क्या हो रहा है ये, अब आपका जहाँ तक बी तक मामला था तब तो ठीक था ये, अब आपको चाहिए 2φm, यानी कि अगर बी में बात करें तो 2bm चाहिए आपको, है ना। क्यों? फ्लक्स और बी में क्या है, ये फ्लक्स जो है वो बी इंटू एरिया होता है, तो एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए आपके पास फ्लक्स के लिए आप बी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्लक्स आपको पता है ना, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, तो इसलिए आपके पास बी जो है फ्लक्स के लिए। तो आपको फ्लक्स, अब आपको बी चाहिए डबल यहाँ पे। तो पहले आपका बी इतना था, पहले आपका बी ये था, तो आपको करंट कितना चाहिए था? करंट हम कह रहे हैं ना एम्पियर टर्न्स को, क्योंकि अगर टर्न्स कांस्टेंट है तो उसे एम्पियर हो जाएगा उससे। तो आपको जो है करंट कितना चाहिए था? तो आपको करंट इतना चाहिए था, ठीक है ना, इस तरह से देख रहे हैं आप ये। लेकिन अब जो आपने बी कर दिया डबल, तो डबल बी इस बी कर दिया ना, बी ये है तो डबल ये है, क्योंकि ग्राफ को यहाँ से काटा हुआ है इसलिए डबल लग नहीं रहा है ये, तो यहाँ से यहाँ तक ये डबल है ये, ठीक है ना, ये बी यहाँ से डबल हो गया है। तो अब इस डबल बी को आप देखें, इसको आप देखें कि ये यहाँ पे कहाँ पे ये जाके मिल रहा है, ये यहाँ जाके मिल रहा है ये, इससे करस्पॉन्डिंग अब आप करंट निकालें। ये करंट तो बहुत ज़्यादा हो गया ये, देखें बहुत ज़्यादा करंट हो गया ये, देख रहे हैं आप ये। तो होना तो चाहिए था करंट जो है वो सिर्फ 2 गुना बढ़ता है, ये करंट तो आपके पास 8 गुना बढ़ गया, ये 8 टाइम्स करंट बढ़ गया। आपको बी डबल चाहने के लिए आपको बी डबल चाहिए, लेकिन करंट आपको 8 टाइम्स बढ़ाना पड़ा, इसलिए क्योंकि ये नी पे पहुंच गया था। और नी के बाद बताया मैंने आपको कि नी के पहुंचने के बाद ये फिर आपके पास ये जो फ्लक्स होता है वो उसके फिर करस्पॉन्डिंगली लीनियरली नहीं बढ़ता है ये, ठीक है। तो ये आपने देखा ये, तो दिस व्हाट विल दिस कॉज, ये आप देखें कि यहाँ पे होगा ये कि अब करंट की वेव फॉर्म फिर आपकी बजाय ये बनने के, जो ये बनी हुई है इस तरह की साइनसॉइडल वेव, खूबसूरत सी जो वेव बनी हुई थी आपके पास, ये वेव नहीं बनेगी, बल्कि अब क्या होगा कि ये स्टार्ट तो ऐसे ही, ये स्टार्ट इस तरह से जाएगी ये, और उसके बाद फिर ये जब ये 8 इसको चाहिए ये, तो ये यहाँ पे 8 पे जाएगी ये, यूँ इस तरह से आएगी ये, समझें आप ये, इस तरह से, है ना। यानी इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 0 से, ये 0 है और ये आपके पास T/2 है ये, इसमें आप देखें तो 0 से T/2 में आपके पास जो करंट की वेव फॉर्म है ये डबल पहुंचाने के लिए, डबल फाई बनाने के लिए कि 8 टाइम्स बढ़ गई है, और 8 से ज़्यादा बढ़ सकती है, 20 टाइम्स ही बढ़ सकती है करंट जो है वो। तो ये करंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये करंट क्या हो गया, ये दिस इज़ कॉल्ड इनरश करंट,
जब आपने ट्रांसफार्मर को ऑन किया तो उस ऑन करने में आपके पास जो है ये देखा आपने कि उसको ऑन करने के लिए फ्लक्स चाहिए, उसको हाफ साइकिल में डबल, उस डबल फ्लक्स प्रोवाइड करने के लिए करंट जो है वो 8 गुना दिखाया यहाँ पे, 8 गुना, इट कैन बी मोर देन दैट, 8, 10 टाइम, 20 टाइम, 15 टाइम करंट जो है वो चाहिए होगा, क्योंकि वो नी पॉइंट पर ऑपरेट कर रहा है ट्रांसफार्मर। सैचुरेशन के आगे जो फ्लक्स है वो उतना नहीं बढ़ता करंट के बढ़ाने से, तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा आपको उसको फ्लक्स को डबल करने के लिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा करंट जो ट्रांसफार्मर खींचेगा और ये इनरश करंट कहलाएगा ये। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया इनरश करंट का फिनोमेना। ठीक है, तो स्टूडेंट कैन ग्राफिकली कैन एक्सप्लेन द मैग्नेटाइजिंग इनरश फिनोमेनन इन अ ट्रांसफार्मर ग्राफिकली। तो ये ग्राफिकली बात समझा सकते हैं इसको इस तरह से। इसी चीज़ को आप अब मैथमेटिकली भी समझा सकते हैं आप। सेम थिंग, द स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन द मैग्नेटाइजिंग इनरश फिनोमेनन इन अ ट्रांसफार्मर मैथमेटिकली। इसको मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, द मैग्नेटाइजिंग करंट कैन बी 8 to 30 टाइम्स, इट कैन बी 30 टाइम्स हो सकता है ये। अभी तो जिस फिगर में दिखाया है उसमें 8 टाइम्स है ना ये, लेकिन ये इट कैन बी मेनी टाइम्स हायर देन दैट, 30 टाइम्स हो सकता है ये, जिसको इनरश करंट कहते हैं। ठीक है ना, तो अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं इसी चीज़ को। इनरश फिनोमेनन कैन बी एक्सप्लेन मैथमेटिकली एज फॉलोज। देखें, स्टार्ट करें आप वोल्टेज से। लेट्स से द वोल्टेज इज गिवन एज V इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा t प्लस थीटा। ठीक है, और थीटा जो है वो क्या है, थीटा जो है वो एंगल है जो कि कंट्रोल कर रहा है कि किस टाइम पे आपने स्विच किया है ये इस चीज़ को, इस जगह पे किस जगह आपने स्विच किया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ये जो आपने जो वोल्टेज है, वोल्टेज वेव फॉर्म में आपने वोल्टेज वेव फॉर्म जब बिल्कुल इसका एंगल यहाँ पे था 0, तो आपने इसको स्विच किया था, है ना, इसको इस जगह पे। अगर यहाँ पे होता ही थीटा यानी एंगल 0 था, अगर इस जगह पे आप करते, फॉर एग्जांपल अगर ये वेव फॉर्म होती और ये वेव फॉर्म अगर आप बनाएं साइन को इस तरह से, तो यहाँ पे आपके पास जो है ये लेट्स से ये इस जगह पे एंगल क्या है, ये 45 है ये। तो अगर आप यहाँ पे इसको करते इस जगह पे स्टार्ट करते ये, अगर ये ऐसी होती थोड़ा सा इधर होता है तो आप कहते हैं कि यहाँ पे थीटा जो है 45 है, लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं बिल्कुल एन जो है वो थीटा 0 पे आपने इसको स्विच किया है। लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे थीटा कह रहे हैं क्योंकि ये चेंज हो सकता है ये। तो लेट्स से आपने यहाँ पे किया है, ये जो वैल्यू उसकी वैल्यू है एंगल की स्विचिंग की जो वैल्यू है जिस टाइम पे आपने स्विच किया है वो थीटा है वो। तो इट कैन बी एनी एंगल। यहाँ पे इस जगह जो डायग्राम बनी है उसमें थीटा इत्तेफाक से 0 है वो। ठीक है, ये अच्छा, तो हमारे पास ये आ गया v इज इक्वल्स टू, मालूम है फैराडेज लॉ वही जो भी लिखा है हमने, v इज इक्वल्स टू n d∅ ओवर dt। ठीक है ना, अब ये हमारे पास ये v इज इक्वल्स टू माइनस होता है ये, लेकिन माइनस किसके लिए होता है, इंड्यूस वोल्टेज के लिए। तो अगर हम अप्लाइड वोल्टेज करें तो ये माइनस हट जाएगा ये, तो ये अप्लाइड वोल्टेज मैंने इसलिए यहाँ पे लिख भी दिया कि ये जिसको बना करके ये कि अप्लाइड वोल्टेज है ये। ठीक है, और ये नेगेटिव होता है इंड्यूस वोल्टेज का, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया। ठीक, अब इसके बाद आप क्या करें, इसके बाद आप यहाँ पे लिखें कि ये इसकी जो v की वैल्यू है, इस v की वैल्यू आप ले आएँ नीचे ये। ठीक है, Vm साइन ओमेगा t प्लस थीटा। ठीक है, उसके बाद आप फिर इस dt को इधर ले जाएं, तो ये आपके पास हो गया d∅, और आप इस n को इधर ले आए नीचे राइट हैंड साइड पे, तो d∅ इज इक्वल टू Vm ओवर n साइन ओमेगा t प्लस थीटा इंटू dt। ये हो गया इस तरह से। अब आपको लग रहा है ये कि क्या शक्ल बन रही है इंटीग्रेट की। अब इसको इंटीग्रेट कर लें आप, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लेंगे आप इधर। ठीक है ना, तो आपने यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया,
और इधर भी आपने इंटीग्रेट कर लिया। तो यहाँ पे ये इंटीग्रल और ये डी ये कैंसिल हो गया और ये 5 बच गया आपके पास, और ये बच गया आपके पास Vm/n इंटीग्रल, ये Vm/n चूँकि कांस्टेंट है ये बाहर आ गया, इंटीग्रल अंदर आ गया, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा dt। ठीक है, ये हो गया। और साइन का इंटीग्रल क्या होता है? साइन का इंटीग्रल हो जाएगा कॉस, और फिर ओमेगा टी का जो है आप फिर लेंगे क्या, डेरिवेटिव, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा होता है ये यहाँ पे आ गया डिनोमिनेटर। ठीक है ना, तो ये आपका इंटीग्रल हो गया पूरा। तो ये माइनस आ गया, इंटीग्रल क्या है, साइन का इंटीग्रल माइनस Vm/n ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, और ये क्या आ गया, कांस्टेंट इंटीग्रेशन का। अब आपको के की वैल्यू निकालनी होगी। के की वैल्यू निकालने के लिए आप जो है वो इनिशियल कंडीशन यूज़ करें। तो आपको पता है कि जब इनिशियल कंडीशन के जब टी जो है वो ज़ीरो होगा तो फ्लक्स जो है वो रेसिडुअल फ्लक्स हो जाएगा, वो फाई विल बी इक्वल टू फाई आर। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन में यहाँ पर इसकी जगह पे यहाँ पे आप डाल दें रेसिडुअल फ्लक्स, तो ये हो गया आपके पास फाई आर इज इक्वल्स टू माइनस Vm/n ओमेगा कॉस थीटा। ठीक है ना, थीटा इसलिए हो गया ओमेगा टी की जगह आपने चूँकि यहाँ पे ये टी ज़ीरो डाला है ये, तो ये ओमेगा टी जो है वो ज़ीरो हो गया, तो ये हो गया सिर्फ कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, प्लस के, और इसको फिर आप के को ले आएँ इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, और फाई आर को उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा के इज़ इक्वल टू फाई आर प्लस, ठीक है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस Vm/n ओमेगा टू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई के की। ये के की वैल्यू जो है आप डाल सकते हैं यहाँ पे इस जगह पे, है ना। तो आपके पास हो जाएगा ये फाई इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ गया इधर, ये पूरा के आ गया, है ना, दिस इज के, ये क्या निकाला है ना आपने, दिस इज के इज इक्वल टू फाई आर प्लस Vm/n ओमेगा कॉस थीटा, ठीक है ना, फाई आर प्लस Vm/n ओमेगा कॉस ऑफ थीटा, और फिर माइनस ये आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई है, ये पूरी वैल्यू जो है इस होल थिंग। ठीक है ना, ये वैल्यू आखिर में आई, के आपने पहले लिख दिया सर में, ये आपके पास ये वैल्यू आ गई आखिर में, माइनस Vm/n ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है ना, ये आपके पास आ गया इस तरह से ये। अब आप यहाँ पे देखें जगह जगह लिखा है Vm/n ओमेगा, इधर भी है सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में भी है ये, तो उसको आप ले लें फाई m। ठीक है, तो आपके पास फाई हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू फाई आर, ये वाला फाई आर आ गया ये, प्लस इस जगह पे ये पूरी चीज़ जो है ये फाई m हो गई कॉस ऑफ थीटा, ये आपके पास कॉस ऑफ थीटा ये हो गया, माइनस ये पूरी चीज़ ये फाई m हो गई कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो आप देख सकते हैं कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स आपके पास जो आया है दिस इज़ इक्वल टू फाई आर प्लस फाई m कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई m कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फ्लक्स जो है ये फंक्शन है किसका, फाई आर का। ठीक है, फिर इस चीज़ का कॉस ऑफ थीटा यानी कि इस थीटा का फंक्शन है ये। ठीक है, और ये सब बाकी सारी चीज़ें जो हैं जो कि यहाँ पे लिख दिया ये। ठीक है ना, तो ये इसका फंक्शन है फाई जो है ये। अच्छा, अब आप एक चीज़ और यहाँ पे देखें मज़े की, इसमें आप देखें कि अगर आप इसमें इस फाई की इक्वेशन में अगर आप थीटा को ज़ीरो डाल दें, सब्स्टिट्यूट कर दें थीटा को ज़ीरो, तो यहाँ पे अगर आप थीटा ज़ीरो कर देंगे तो कॉस ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा, 1, यानी फाई m हो जाएगा, ये दिस थिंग विल बिकम फाई m। ठीक है ना, ये फाई m हो जाएगा, और फाई r को आप सब्स्टिट्यूट कर दें फाई m के, इसको भी आप फाई r जो है वो रेसिडुअल फ्लक्स है, इसको आप कह दें फाई m, तो ये भी फाई m हो जाएगा, ये भी फाई m इंटू 1 फाई m हो गया। तो ओमेगा टी को आप सब्स्टिट्यूट कर दें पाई, तो ओमेगा टी को आप सब्स्टिट्यूट कर दें पाई
और ये थीटा तो आपको पता ही है कि आपने भी क्या किया है, 0। तो ये कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ पाई क्या होता है आपको पता है, कॉस ऑफ पाई होता है -1। तो ये पूरी चीज़ हो जाएगी -1। तो -1 इंटू ये इस माइनस के साथ ये हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस फाई एम ये हो जाएगा, ये प्लस फाई एम ये हो गया, और ये भी आपने क्या है ये फाई एम। तो आपने देखा कि इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, कि जब थीटा 0 हो, वैसे सूरत हाल हो कि थीटा 0 हो, ठीक है, और फाई आर यानी रेसिडुअल फ्लक्स जो है वो फाई एम के बराबर हो, तो आपके पास जो और ये ओमेगा टी बराबर हो पाई के, तो आपके पास ये जो फाई एम है ये हो जाएगा 3 फाई एम। देखा ना आपने, ये फाई एम, ये भी फाई एम, ये भी फाई एम, तो आपके पास फाई कितना हो जाएगा, फाई विल बी इक्वल टू 3 फाई एम। तो ये फाई आपके पास, यानी कि आपके पास फाई की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स। अभी हमने ग्राफिकल जो किया था उसमें हमारे पास ग्राफिकल में कितना आ रहा था, 2 टाइम्स आ रहा था, लेकिन अभी हमने मैथमेटिकली देखा कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल कोई हो उसमें, तो ये हमारे पास फाई की रिक्वायरमेंट 3 टाइम की हो सकती है। जो बताया ना कि जो हमारे पास करंट की रिक्वायरमेंट फ्रॉम 8 टू 3 टाइम 30 टाइम सकती है, तो इस सूरत में हो सकती है। हमारे पास देखें, जो हमारे पास जो था ये, इसमें आप देखें क्या था, हमारे पास जो सूरत हाल थी इसमें, दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें थीटा जो है वो 0 था, फाई आर रेसिडुअल फ्लक्स भी जो है वो 0 था, ठीक है ना, रेसिडुअल फ्लक्स भी 0 था। तो आपके पास जो फ्लक्स जो आया है आपके पास, ये आपके पास जो है वो बनी इक्वेशन जो इसकी वो ये बनी है। देखें कि आपके पास जो इसमें जो डीसी ऑफसेट है, के है ना, दिस इज के इज़ द डीसी ऑफसेट, के इज़ द डीसी ऑफसेट। ये जो डीसी ऑफसेट है, दिस होल थिंग ना, ये दिस होल थिंग, तो अगर आपने फाई आर 0 कर दिया, ठीक है, और फाई आर को 0 कर दिया आपने, और ये भी आपने क्या कर दिया, थीटा को 0 कर दिया, तो कॉस ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा ये। तो आपके पास के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू आपके पास सिर्फ ये बच जाएगी, है ना, और ये आपने कहा फाई एम है ये, ठीक है, ये आपने कहा फाई एम है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आप देखें, जो ट्रांजिएंट का आपके पास ग्राफ है ये कितना ऊपर हुआ हुआ है, ये ग्राफ देखें, ये ग्राफ असूलन जो है ये साइन का ग्राफ है ना, ये वाला, ये दिस ग्राफ, इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, ये ग्राफ के देखें आप, ये ग्राफ जो है ये दर हकीकत की साइन का अगर ग्राफ बनाऊँ मैं इस तरह से, यूँ बनता है ना ये, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये फाई एम। इसको अगर मैं फाई एम प्लस कर दूँ इसमें, और ये वैल्यू क्या होती है, ये वाली वैल्यू माइनस फाई एम। तो अगर मैं इसमें फाई एम प्लस कर दूँ तो क्या होगा, ये वाला जो माइनस फाई एम वाला पार्ट जो है वो ये 0 पे आ जाएगा ये, और ये फाई एम जो ये 2 पे हो जाएगा ये, यानी ऐसा बन जाएगा ना ये आपके पास के, ये ग्राफ यूँ बन जाएगा ये इस तरह से, ऐसे, यानी ये चीज़ जो है ये आपके पास 0 पे टच होगी है। तो यही आप देखें यहाँ पे ये हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो है ये, यानी कि जो नीचे 0 से जो हिस्सा था पूरा का पूरा ऊपर आ गया ये, यानी इस ग्राफ का जो है वो वाई एक्सिस से नीचे कुछ भी, एक्स एक्सिस से नीचे जो कुछ भी नहीं आ रहा है, ये ग्राफ पूरा का पूरा जो है ये शिफ्ट हो गया। दूसरे अल्फाज में आप समझें कि इसका एक्स एक्सिस जो है ये है, इसका एक्स एक्सिस जो है वो आप वो नीचे ले आए, ठीक है। इस ग्राफ को आपने ऊपर कर दिया ये मैं कह रहा हूँ मैं इस तरह से, इस पर दिखाता हूँ बना के, ये है ना, इस तरह से ये ग्राफ है, ये फाई एम है, और ये माइनस फाई एम है। तो आपने इसको क्या किया कि जो ये वाली चीज़ है इसको ऐसे कर दिया,
यानी ये कि इसको मैं देखता हूँ, सेलेक्ट, हाँ ये सिलेक्ट हो गया ना, ये सिलेक्ट हो गया। ये इस चीज़ को मैं ये कह रहा हूँ मैं, यानी एक्स एक्सिस को आपने समझ लें कि वो चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया आपने, ठीक है। ये 2 हो गई, ठीक है। ये क्या आपने, यानी आपने या तो एक्स एक्सिस को मूव कर दिया नीचे, या इस पूरे ग्राफ को ऊपर ले जाए, आपको एक ही बात है। ये ग्राफ है, ये इसको इस तरह से कर लें, या इस पूरे ग्राफ को आप ऊपर ऐसे कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्लियर हो गया आपको, ये वाली चीज़ जो है ये हमारे पास जो इस केस में, लेकिन जो इस केस में जो आपको बताया है, इट कैन बी डिफरेंट, इट कैन गो अप टू 3 फाई। अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास, तो अभी जो है फाई आर हमने जो है वो 0 था, लेकिन अगर फाई आर फाई एम होगा तो ये हमारे पास चीज़ें बढ़ जाएंगी, ये ठीक है ना। तो फाई आर अगर एक था तो एक हमारे पास वो था, तो फाई एम था, एक फाई एम एक और आ जाएगा ये। और फिर हमने वो थीटा को भी, हम अगर फर्स्ट एग्जांपल हम थीटा को कर दें इधर इस जगह पे, थीटा को हम कर दें 90, तो ये भी आपके पास जो है ये चेंज हो जाएगा, ये खैर छोड़ें। तो ये हमारे पास जो है ये जो हमारे पास एक ग्राफ था, ये एक स्पेशल केस था ये, जिसमें कि हमारे पास जो है वो फाई एम की वैल्यू 2 फाई एम हो रही थी, लेकिन ये इट कैन बी एज हाई एज 3 फाई एम। तो ये हमने कर लिया। द स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन मैग्नेटाइजिंग इंडस्ट फिनोमिनन इन अ ट्रांसफार्मर मैथमेटिकली, ये भी हो गया, ठीक है। और ये भी आपने कर लिया, इसके साथ देखें ये भी हो गया। द स्टूडेंट कैन मैथमेटिकली एक्सप्लेन दैट द फ्लक्स रिक्वायरमेंट कैन बी एज हाई एज 3 फाई एम, कि फ्लक्स रिक्वायरमेंट जो है इट कैन गो एज हाई एज 3 फाई एम, ठीक है ना। ये भी हो गया ये, तो ये हमने 4 पॉइंट कर लिए। फिर अब ये एक रह गया, इसको देख लें। द स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन वाई अ डिफरेंशियल स्कीम मैल ऑपरेट्स ड्यूरिंग मैग्नेटाइजिंग इंडस्ट। ये स्कीम जो है वो, जो डिफरेंशियल स्कीम है, डिफरेंशियल स्कीम जो है वो क्या करती है, देखें आप। डिफरेंशियल स्कीम जो आपके पास होती है, ये ट्रांसफार्मर बनाया आपने, ठीक है ना। ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे आप सीटी लगाते हैं, यहाँ पे आप सीटी लगाते हैं ना, फिर यूँ सीटी कनेक्ट करते हैं आप इस तरह से, और फिर ये यूँ, ये फिर इस तरह से, ये भी आपके पास सर्किट बनता है इस तरह से, ठीक है। ये मैंने ऐसे सर्किट बनाया, बिल्कुल एक्यूरेट सर्किट नहीं बनाया है, लेकिन मैं कहने का मकसद ये यहाँ पे कि जब आप डिफरेंशियल स्कीम यूज़ करते हैं, इस डिफरेंशियल स्कीम के अंदर आपके पास जो डिफरेंशियल स्कीम में होता क्या है, डिफरेंशियल स्कीम में होता ये है कि अगर I1 माइनस I2, ठीक है, अगर ये ज़ीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई फॉल्ट नहीं है। दोनों करंट जो है वो, जो सीटी है बाहर वाली और जो सीटी उल्टे हाथ वाली सीटी है और सीधे हाथ वाली सीटी है, दोनों करंट बराबर है, तो ये स्पिल करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा ना। स्पिल करंट होता है ना, स्पिल करंट इज इक्वल टू I1 माइनस I2, ये ज़ीरो है अगर है तो ये नॉर्मल कंडीशन है। तो अब इस वाले केस में जो आपको मैंने बताया, उसमें क्या हो रहा है, ये ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाली साइड है, जब आपने इसको ऑन किया, इंडस्ट करंट इसने लिया 8 से 30 टाइम्स ज़्यादा करंट लिया उसने, इतना हैवी करंट लिया उसने। तो ये हैवी करंट जो है इसे प्राइमरी साइड पे होगा, ये सेकेंडरी साइड पे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ प्राइमरी साइड एनर्जाइज होगी ये। तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी साइड पे तो कोई करंट नहीं होगा इस तरह का, ये तो 30 टाइम्स का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे। प्राइमरी साइड में 30 टाइम्स करंट है, सेकेंडरी साइड पे जो है वो करंट नहीं है, तो ये आपको शो ऐसा करेगा कि कोई शॉर्ट सर्किट हो गया प्राइमरी साइड पे। तो डिफरेंशियल स्कीम समझेगी कि कोई ये फॉल्ट आई है और ये मैल ऑपरेट कर जाएगी। हर ही बात समझ में आपको। डिफरेंशियल स्कीम जो है वो ट्रांसफार्मर के ऑन करने के जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसको समझेगी कि ये फॉल्ट है ये, तो ये मैल ऑपरेट कर जाएगी ये। तो दिस इज़ वाई
डिफरेंशियल स्कीम इज़ नॉट सक्सेसफुल, नॉट सक्सेसफुल कह लें कि जब ट्रांसफार्मर के इंडक्शन का मैकेनिज्म होता है। तो इसका एक इलाज ये है कि जब ट्रांसफार्मर को अब ऑन करें तो जो इसका टाइम पीरियड होता है ट्रांजिएंट का, जो भी आपको बताया, अभी आपको यहाँ पे लिखा हुआ था, देखें कि ये जो टाइम पीरियड होता है, ये फ्यू सेकंड हो सकता है, ये इंडस्ट का फिनोमेना, द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ ट्रांजिएंट कंपोनेंट ऑफ अ करंट फ्यू सेकंड। तो ये कुछ सेकंड तक ये ट्रांजिएंट जो है वो जाता है इसके अंदर। ये तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप ये उस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को आप कुछ सेकंड्स के लिए डिसेंसिटाइज कर दें, यानी कि उतनी देर में ट्रांसफार्मर ऑन होने के लेट से 2 सेकंड 3 सेकंड तक वो काम ना करे। तो जब वो करंट नॉर्मल हो जाएगा तो उसके बाद फिर इसको आप ऑन कर दें, उसको उस रिले को। लेकिन मसला ये है कि ट्रांसफार्मर में जो फॉल्ट आती हैं वो सारी की सारी फॉल्ट ही आती है उस वक्त हैं जब वो ट्रांसफार्मर ऑन हो रहा होता है। अगर इंसुलेशन फेलियर होनी होती है या और कुछ चीज़ें होनी होती हैं फॉल्ट वगैरह, तो ट्रांसफार्मर के ऑन होने में ही ज़्यादा प्रॉबिलिटी होती है कि वो आ जाए वो। तो अगर आपने उस रिले को उसी वक्त ही आपने डिसेंसिटाइज कर दिया, उसको ऑफ़ कर दिया, तो ये तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी है। यानी फॉल्ट आई और उस रिले ने डिटेक्ट ही नहीं किया और 2-3 सेकंड के अंदर तो पूरी आग लग जाएगी, ट्रांसफार्मर जल के ख़त्म हो जाएगा ये। तो इसलिए उस डिस्टेंस स्कीम को तो उस वक्त तो ऑन होना ही चाहिए, ठीक है। तो उसको आप डिसेंसिटाइज नहीं कर सकते ये। तो आपने ये समझ गए आप ये कि डिफरेंशियल स्कीम जो है क्यों मैल ऑपरेट करती है। फिर आप इसके सोल्यूशन करेंगे क्या ये, व्हाट आर द पॉसिबल सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन तो मैंने बताया आपको कि डिसेंसिटाइज कर दें। तो डिसेंसिटाइज वाला मैंने बताया आपको कि वो तरीक़ा जो है वो कामयाब नहीं है। वो अगर आप डिसेंसिटाइज किया तो मसला हो जाएगा वो। अब लास्ट पे आते हैं ये हार्मोनिक रिस्ट्रेंट। हार्मोनिक रिस्ट्रेंट स्कीम क्या है, ये एक जब इसको इनरश करंट को एनालाइज़ किया गया तो फिर ये देखा ये गया कि जब ट्रांसफार्मर को इनरश करंट जब वो ले रहा होता है तो वो इनरश करंट जो है वो रिच होता है हार्मोनिक्स में, उसके अंदर हार्मोनिक्स बहुत भरे हुए होते हैं। जबकि ट्रांसफार्मर में जब फॉल्ट आती है तो उसके अंदर हार्मोनिक्स नहीं होते। ये देखें, यह आपके पास एक एनालिसिस है कि अगर इनरश वेव फॉर्म का, उसमें अगर फंडामेंटल को हम बनाएं बेसिस 100% अगर लें फंडामेंटल को, तो डीसी उसमें होगी, डीसी उसके अंदर होगी तकरीबन 40 से 60%, ठीक है। डीसी इसमें होगी 40 से 60%। सेकंड हार्मोनिक होगा उसके अंदर 30 से 70%, ये देखिए 70% तक जा सकता है इसका सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। और थर्ड हार्मोनिक भी 30% तक जा सकता है ये, फोर्थ हार्मोनिक वगैरह फिफ्थ, ये सब कम है ये। लेकिन मेन उसका क्या है, सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसी स्कीम बनाएं जिसके अंदर हार्मोनिक रिस्ट्रेंट डाल दें, यानी रिस्ट्रेंट किया हो कि अगर इसमें अगर सेकंड हार्मोनिक हो और थर्ड हार्मोनिक भी डाल दें, सेकंड थर्ड हार्मोनिक इसके अंदर हो, यानी इसके अंदर हार्मोनिक्स हो अगर हो, तो फिर वो ट्रिप ना करे, क्योंकि वो उसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांसफार्मर में अभी ऑन हो रहा है, ये इनरश करंट है, ये फॉल्ट करंट नहीं है ये। तो ये कहलाता है हार्मोनिक रिस्ट्रेंट। आई बात समझ में आपको। अब ये स्कीम जो है वो किस तरह से बनाई जाती है अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो उसको कहते हैं परसेंटेज डिफरेंशियल, इसका नाम देख लें, परसेंटेज डिफरेंशियल रिले विथ हार्मोनिक रिस्ट्रेंट। हार्मोनिक रिस्ट्रेंट डाल दिया आपने इस रिले के अंदर, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ यहाँ रह गई पिछले टॉपिक में, यहाँ पे जब ट्रांसफार्मर कोई ऑन हो रहा होता है तो उसके आसपास जो और ट्रांसफार्मर भी होते हैं ना, आसपास उसके और ट्रांसफार्मर भी होते हैं, वो भी हैवी इंडक्ट करंट खींचना शुरू कर देते हैं। ये सिंपैथेटिक इंडक्ट कहते हैं। ये सिंपैथी तो जानते हो ना, एक दूसरे की सिंपैथी हमदर्दी होती है जैसे इंसानों में, इसी तरह से ये इसका नाम दिया गया है। तो ये सिंपैथेटिक है, बाकी में भी हमदर्दी में भी इंडक्ट करंट खींचना शुरू कर देते हैं ये। तो इस फिनोमेनन कहते हैं सिंपैथेटिक इंडक्ट, ठीक है ना। इसकी मज़ीद डिटेल में नहीं जाएंगे ये। तो ये एक चीज़ ये यहाँ पे एक और बता दी गई आपको, ठीक है। अच्छा, हम अभी यहाँ पर थे परसेंटेज डिफरेंशियल डिले विथ हार्मोनिक रिस्ट्रेंट। तो इसमें मैंने आपको ये बता दिया आपको
कि ये डिसेंसिटाइज करने वाला जो तरीका है ये कामयाब नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो इंसुलेशन फेलियर जो है वो ये होती हैं कब, जब ट्रांसफार्मर को स्विच ऑन करते हैं वो, इसलिए जो है वो फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हार्मोनिक इसमें ज़्यादा होते हैं ये, ठीक है। तो अब ये स्कीम बनेगी, इसका फ्लो चार्ट देख लें, फिर स्कीम रिले देखते हैं। ये देखें यहाँ पे पहले आप लें सीटी के करंट, दो सीटीज़ है ना, एक सीटी देती है I1 और एक देती है I2, ठीक है ना, जब भी मैंने फिगर बनाई थी यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक सीटी यहाँ पे लगी होती है और एक सीटी सेकेंडरी पे लगी होती है। तो ये जो करंट दे रही है नीचे ये I1 है, और ये जो करंट दे रही है नीचे ये I2 है। ये तो ये आपके पास सीटी है ये, तो ये आपके पास स्पिल करंट जो है वो I1 माइनस I2 है ये, तो ये स्पिल करंट आ गया आपके पास, ठीक है। और दूसरा करंट जो होता है वो सर्कुलेटिंग करंट है। ये सर्कुलेटिंग करंट जो है वो I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2, ये आपको याद है जो हमने पढ़ा था, ये परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, जिसमें मैंने पढ़ा था कि स्पिल करंट इज इक्वल्स टू K इंटू I1 प्लस I2 अपॉन 2 प्लस K0। ये हमने जो पढ़ी थी उसको आप देख लीजिए, लेक्चर रिव्यू कर लीजिएगा। ये परसेंटेज डिफरेंशियल स्कीम जो हमने पढ़ा था, चैप्टर जो था ये, तो इसमें जो आपके पास जो ये वाला करंट है ये कहलाता है I1 प्लस I2 अपॉन 2, ये कहलाता है सर्कुलेटिंग करंट। तो ये सर्कुलेटिंग करंट आपके पास आया, ये आया इधर दूसरी तरफ आया ये। और थोड़ा सा बता दूं मैं आपको उसका, बल्कि आपको पीछे ले ही जाता हूं मैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा और पीछे जाना पड़ेगा शायद। ये जी ये आ गया, ये हमने डिराइव किया था I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू K I1 प्लस I2 अपॉन 2 प्लस K0, ठीक है ना। इसमें जो आपके पास जो ये था, ये वाली चीज़ ये थी सर्कुलेटिंग करंट, ये चीज़ जो है ये, और ये आपके पास जो थी चीज़, ये वाली चीज़ जो थी आपके पास ये थी स्पिल करंट, और ये चीज़ जो है ये I1 प्लस I2 अपॉन 2 ये है सर्कुलेटिंग करंट, ठीक है। और ये जो है क्या है, ये के जो है ये स्लोप है ये, ठीक है, जो कि आप डिटरमिन करते हैं K इज इक्वल टू एन आर अपॉन एन नॉट, यानी N इज़ द वाइंडिंग इन द रिस्ट्रेनिंग कॉयल एंड NO जो है वाइंडिंग इन द ऑपरेटिंग कॉयल। तो इस तरह से अगर आप जो है NR नंबर ऑफ वाइंडिंग इन द रिस्ट्रेनिंग में बढ़ा देंगे आप, उसी हिसाब से आपका जो है वो स्लोप ये बढ़ाएंगे या कम करेंगे, उसी हिसाब से स्लोप आपका चेंज होगा ये। तो और परसेंटेज डिफरेंशियल रिले का जो असूल क्या है वो ये है कि आप बजाय इस तरह से सिंपल डिफरेंशियल स्कीम की तरह से, कि आपने जो है सिंपल डिफरेंशियल स्कीम में तो ये होता है ना कि जैसे ही स्पेल करंट जो है वो मिनिमम पिकअप से बढ़े और क्या हो जाएगा, वो रिले ट्रिप कर देगी वो। लेकिन डिफरेंशियल स्कीम, परसेंटेज डिफरेंशियल स्कीम में क्या होता है कि आप यहाँ पे स्लोप चेंज करते हैं। ये देखेंगे, ये स्लोप को आप जो है वो चेंज करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, यानी जिस तरह मैं बता रहा ट्रेन का जो गेट होता है इस तरह से इसको आप, तो स्लोप अगर आपने लेट से स्लोप जो अभी कर दिया 25%, तो 25% का मतलब ये हुआ कि जब भी स्पिल करंट सर्कुलेटिंग करंट का 25% होगा तब जो है ये ट्रिप कर जाए, तब जो है वो ट्रिप कर जाए। अगर जो है वो नहीं है, 25% से कम है, तो फिर ये ट्रिप नहीं करे। यानी कि एक तरह से आपने वो परसेंटेज नाम ही इसका इसीलिए है कि आपने सर्कुलेटिंग करंट का परसेंटेज लेते हैं इसमें। आप सर्कुलेटिंग करंट का अब जितनी भी वैल्यू हो, यानी फिक्स वैल्यू से आप हट गए और आपने कर दिया परसेंटेज। तो अगर आपने स्लोप लेट से 40% कर दिया, अभी 25 या 40% कर दिया, 50%, 60% कर दिया। 60% का मतलब ये हुआ कि अगर जो भी करंट है सर्कुलेटिंग करंट, उसका 60% अगर होगा स्पिल करंट तो ट्रिप कर जाए, और अगर से कम है तो ट्रिप नहीं करे।
यानी कि आप परसेंटेज में बात कर रहे हैं, आप फिक्स वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, ये इसलिए परसेंटेज डिफरेंशियल रिले कहते हैं ये। ठीक है ना, ये पूरा उन्होंने समझाया था आपको ये। तो ये इसमें मैंने जैसा आपको दोबारा से हल्का सा रिव्यू भी करा दिया। ठीक है, तो ऐसे ही में ये आगे जाना पड़ेगा काफ़ी आगे। ठीक है ना, यहाँ पे आ गए। तो ये आपके पास सर्कुलेटिंग करंट आया एक, ठीक है ना, ये सर्कुलेटिंग करंट आया ये। तो एक आपने करंट लिए, इसका आपने I1 माइनस I2 उससे बनाया आपने स्पिल करंट, I1 प्लस I2 प्लस 2 से आपने सर्कुलेटिंग करंट बनाया। फिर आपने क्या किया, स्पिल करंट को फ़िल्टर किया। फ़िल्टर से आपने क्या किया, आपने निकाल लिए इसमें से फंडामेंटल और हार्मोनिक्स, ये आपने किए, अलग अलग कर लिया आपने। तो आपने क्या किया कि जो हार्मोनिक्स हैं ये वाले, ये देखें दीज हार्मोनिक्स, ये आपने डाल दिए रिस्ट्रेनिंग में, क्योंकि रिस्ट्रेनिंग ही करना है ना। अगर आपको करना क्या है, अगर आपके हार्मोनिक है दैट मीन्स क्या हुआ कि वो इनरश फिनोमेना है, इनरश में ही हार्मोनिक होते हैं ना, फॉल्ट में तो हार्मोनिक नहीं होते। तो अगर हार्मोनिक है तो आपने उसको रिस्ट्रेनिंग कॉइल में डाल दिया। और फिर आपने क्या किया यहाँ से कि नॉर्मल जो आ रहा था ये वाला I1 प्लस I2, ये आप भी इसको आप नीचे लाए, इसको आपने अनफिल्टर्ड, ये देखिए ये अनफिल्टर्ड है, ये अनफिल्टर्ड नीचे लाए, ये फंडामेंटल प्लस हार्मोनिक्स आ रहे हैं, ये आए, और यहाँ पे दोनों मिल करके ये आ गई है, दोनों मिल करके आपके पास ये आ गया इस तरह से। ठीक है ना, दोनों का समेशन और रिस्ट्रेनिंग टॉर्क में आ गई है। ठीक है, ये वाला क्यों है, ये वाला परसेंटेज डिफरेंशियल रिले जो मैंने पीछे लेके दिखाया था ना आपको, ये चीज़ जो है ये यहाँ पे। ठीक है ना, ये परसेंटेज डिफरेंशियल रिले के लिए आ गया आपके पास, वो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क में जा रहा है ये, क्योंकि ये जो आपके पास है ये चीज़ जो ये वाली I1 प्लस I2 को आप फिर लेते हैं यहाँ पे परसेंटेज डिफरेंशियल रिले में, आप जो है वो उसका परसेंटेज निकालने के लिए लेते हैं आप वहाँ पे सर्कुलेटिंग करंट का। तो यहाँ पे एक चीज़ तो वो आ गई, यानी भी रिस्ट्रेनिंग होती है ये, और एक आपके पास आ गए हार्मोनिक्स, ये भी रिस्ट्रेनिंग टॉर्क में आ गई है। और ऑपरेटिंग टॉर्क में क्या आएगा, ऑपरेटिंग टॉर्क में खाली जो है ये फंडामेंटल आएगा, ये फंडामेंटल आएगा सिर्फ ऑपरेटिंग टॉर्क में। ठीक है, क्लियर है आपके? तो फंडामेंटल इसलिए डाला है ऑपरेटिंग टॉर्क में कि जब फॉल्ट आती है तो सिर्फ फंडामेंटल होता है उसके अंदर, उसमें फॉल्ट के अंदर हार्मोनिक्स वगैरह नहीं होते। तो जब फॉल्ट आई है तो सिंपल जो है फॉल्ट जो ऑपरेटिंग टॉर्क को ऑपरेट करेगी, उस फॉल्ट में जो है उस वक्त ना ही कोई आपके पास ये आएगा हार्मोनिक्स होंगे, और ये सब भी जो है चीज़ें ये कम होंगी इसकी आपके पास जो है ये, तो आप डायरेक्ट की रिले ऑपरेट कर जाएगी ये। ठीक है, और जब आपके पास ये इनरश फिनोमेना होगा तो ये ठीक ठाक हार्मोनिक्स आएंगे, ये हार्मोनिक्स रिस्ट्रेनिंग टॉर्क में जाएंगे, और ये ऑपरेटिंग टॉर्क को ऑपरेटिंग कॉइल को ऑपरेट नहीं करने देंगे ये इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में हो गया। अच्छा, अब इसकी हाँ रिले देख लें इसकी, ये देखें रिले किस तरह से बनाएंगे आपके, ये तो मैंने आपको फ्लो चार्ट दिखा दिया ना। रिले देखें ऐसे बनाएंगे आप कि ये ट्रांसफार्मर है जिसको प्रोटेक्ट करना है आपको, ये सीटी लगाई आपने एक इस साइड पे प्राइमरी साइड पे, ये लगाई सेकेंडरी साइड पे। ठीक है, फिर ये आपके पास ये दो क्या है, ये दो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क रिस्ट्रेनिंग कॉइल्स हैं ये, और ये क्या है, ये ऑपरेटिंग कॉइल है ये। अब करा कि आपने कि यहाँ पे आपने इसको इसमें से लिए आपने 3-4 टर्मिनल्स, टर्मिनल 3-4 जो हैं वो लिए आपने, और ये आपने डाल दिए इधर, ये देखें इधर, और ये अभी डायोड के लिए यहाँ पे ये ब्रिज को लगाया, बताता हूँ मैं आपको। 3-4 लिए आपने और ये डाल दिया आपने रिस्ट्रेनिंग कॉइल में ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखें आप यहाँ पे आपके पास जो आया है ये इधर, ये 3-4 जो है आपके पास ये आया, ये 3-4 में क्या है, ये आपके पास जो है ये सर्कुलेटिंग करंट है, ये इस जगह पे सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करता है ये, है ना। स्पिल करंट इसमें फ्लो करता है, और इस पाथ में क्या फ्लो करता है, ये सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करता है। तो सर्कुलेटिंग करंट जो है ये, जिसमें कि फंडामेंटल प्लस हार्मोनिक, ठीक है, फंडामेंटल प्लस हार्मोनिक ये आपने डाल दिए, ये देखें इस जगह पे, और ये जा रहे हैं रिस्ट्रेनिंग कॉइल पे, ये इसको आप यहाँ देख लें फ्लो चार्ट पे भी, ये देखें फ्लो चार्ट पे सर्कुलेटिंग करंट अनफिल्टर्ड फंडामेंटल प्लस हार्मोनिक, ये कहाँ जा रहा है,
ये देखें रिस्ट्रेनिंग कॉइल में जा रहा है, ये देख रहे हैं आपके रिस्ट्रेनिंग में जा रहा है ये। तो ये आपने 3/4 जो है ये वाला ये आपने डाल दिए रिस्ट्रेनिंग कॉइल पे ये, ठीक है, रिस्ट्रेनिंग कॉइल में आ गए। अच्छा, इसके बाद जो है ये आपने क्या किया कि यहाँ पे इस रिस्ट्रेनिंग कॉइल के अंदर आपने ये 0 और 2 भी डालेंगे। 0 और 2 क्या है ये? 0 और 2 जो है ये आपके पास दर हकीकत ये 2 है, ये 2 जो आपके पास ये है, ये 2 जो है ये फ़िल्टर है ये वाला। इस फिल्टर से ये पूरा ही फ़िल्टर है आपके पास, ठीक है ना। ये फ़िल्टर जो है ये क्या कर रहा है, ये फंडामेंटल को ब्लॉक कर रहा है, ये ब्लॉक्स ओनली द फंडामेंटल, यानी कि ये सारे के सारे आपको क्या दे रहा है, ये हार्मोनिक्स दे रहा है, ये सारे के सारे हार्मोनिक्स मिल रहे हैं सिवाय फंडामेंटल के। ये तो ये 2 है ये, और ये 0 जो है ये सिंपल जो है ये इधर इसका दूसरा एंड है, ये कॉमन पॉइंट है, ये 0 जो है इज़ अ कॉमन पॉइंट। तो ये 0 लिया आपने ये, तो ये 0 और 2 जो है आपने ये भी आपने डाल दिए, 0 और 2 भी डाल दिए आपने रिस्ट्रेनिंग कॉइल पे ये, ठीक है ना, ये वाले। ठीक है, तो 0 और 2 भी आ गया आपके पास, यानी कि सारे हार्मोनिक्स। ये मैं फ्लो चार्ट पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये सारे हार्मोनिक्स, ये फ़िल्टर से सारे हार्मोनिक्स स्पिल करंट से जो आ रहे हैं, स्पिल करंट से सारे हार्मोनिक निकाल के ये भी आपने रिस्ट्रेनिंग कॉइल में डालेंगे, ठीक है। देखा आपने कि ये स्पिल पाथ है, ये फ़िल्टर जो स्पिल पे लगा हुआ है ये, है ना, ये क्यों ये तो इस पर तो नहीं लगा हुआ है, ये सर्कुलेटिंग पे तो नहीं लगा हुआ है, ये स्पिल पाथ पे फ़िल्टर लगा हुआ है 0 और 2 पे, और यहाँ से फिर ये स्पिल के सारे आपने डाल दिए 0 और 2 पे ये। अच्छा, मैं बताता हूँ कि डायोड इसलिए लगे हुए हैं ये कि चूँकि आप देखें यहाँ पे दो जगह से कनेक्शन आ रहे हैं ना, तो ये कनेक्शन के जो इनपुट आ रही है ये वाली, ये इस वाले में ना चली जाए इसके अंदर, क्योंकि डायोड है ना, ये डायोड में इस तरह से ये रिवर्स बायस हो जाएंगे ये, तो इनके अंदर नहीं जाएगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि 0 से कोई कनेक्शन आया और ये इसमें 3 में चला जाए। इसको बचाने के लिए, इसको रोकने के लिए यहाँ पे डायोड लगाए हुए हैं, ये इस तरह से ब्रिज लगाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो टर्मिनल्स आ रहे हैं। तो इस तरह से आपने रिस्ट्रेनिंग कॉइल देख लिया ये। अच्छा, अब आप आ जाएँ ऑपरेटिंग कॉइल पे। ये ऑपरेटिंग कॉइल है ये, और ऑपरेटिंग कॉइल पे क्या आना था? ऑपरेटिंग कॉइल पे तो सिर्फ फंडामेंटल आना था ये आप देख लें, ठीक है ना। तो ये फंडामेंटल जो है, ये फ़िल्टर जो है ये आपको सिर्फ फंडामेंटल दे रहा है ये यहाँ से, और आपने ये 0 का आपके पास कॉमन पॉइंट है, तो ये फंडामेंटल आपके पास आ गए ऑपरेटिंग कॉइल पे ये, ठीक है। स्पिल पार्ट से फंडामेंटल, ये देख लें फ्लो चार्ट पे, ये स्पिल करंट से फ़िल्टर करके फंडामेंटल निकाला आपने, और ये फंडामेंटल जो है ये सिर्फ फंडामेंटल ही आ रहे हैं ऑपरेटिंग कॉइल पर, और कुछ नहीं आ रहा है। और यहाँ भी देख लें आप इधर, ये ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा लाइन कटी हुई है इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया इस तरह से, ये फिगर बन गई है। तो ये ऑपरेटिंग कॉइल में आ गया ये इस तरह से, ये आपने परसेंटेज डिफरेंशियल रिले विथ हार्मोनिक रिस्ट्रेन भी ख़त्म कर ली, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या कर लिया? हमने जो है हमने आज के लेक्चर में ये कर लिया कि ये द स्टूडेंट कैन शो कि फ्लक्स जो है वो ये लैग करता है, ये अप्लाइड वोल्टेज को बाय 90 डिग्रीज इन अ ट्रांसफार्मर, ये आपको दिखा दिया करके। फिर हमने ये देख लिया कि मैग्नेटाइजिंग इंडक्ट फिनोमेनन जो है वो ग्राफिकली समझा दिया आपको मैंने। फिर मैग्नेटाइजिंग इंडक्ट फिनोमेना मैथमेटिकली समझा दिया आपको, ठीक है। फिर मैथमेटिकली आप ये भी दिखा सकते हैं कि जो फ्लक्स है, पीक फ्लक्स कैन बी 3 टाइम्स ऑफ द पीक करंट। फिर आपको ये बता दिया कि डिफरेंशियल स्कीम जो है वो क्यों मैल ऑपरेट करती है मैग्नेटाइजिंग में, क्योंकि एक ही साइड पे हैवी करंट फ्लो करता है, ये दूसरी साइड पे, सेकेंडरी साइड पे नहीं करता है, तो ऐसा लगता है कि ये कोई फॉल्ट आ गई है। फिर सोल्यूशन बताया आपको, फिर डिसेंसिटाइज का सोल्यूशन बताया, वो सोल्यूशन काम नहीं आएगा। फिर हार्मोनिक स्ट्रेन का सोल्यूशन बताया, और फिर इसकी स्कीम बना करके आपको समझा दी मैंने, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे रुकते हैं ये। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।